तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पावर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसका डिटेल में एनालिसिस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, जेई, एई, ट्रांसको, डिस्कॉम और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स, गेट, ईएससी, ये सारे में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीएसयू के एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सेम पावर डीसी लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन एसी लाइन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एसी लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर देन डीसी लाइन। बोथ एसी एज वेल एज डीसी लाइन नीड सेम कॉपर, नन ऑफ द दिस। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, एसी लाइन को ज्यादा कॉपर का रिक्वायरमेंट होता है डीसी लाइन के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? उसके तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन को अगर हम लोग ट्रेस करें तो जब हम लोग को पता है कि एसी जो लाइन में जो पावर सिस्टम में जो ट्रांसमिशन होता है उसमें 3 लाइन्स हमको चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन डीसी में सिर्फ हमको पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन चाहिए होता है। तो इसका मतलब इसमें हमारा कॉपर का सेविंग हुआ, उसमें 2 कंडक्टर, इसमें 3 कंडक्टर है। तो पहला तो फैक्टर ये हुआ कि ज्यादा कॉपर रिक्वायर होता है एसी लाइन में, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्किन इफेक्ट के चलते रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो कॉपर का रिक्वायरमेंट है उसे केस में वो बढ़ जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है और लॉसेस होता है, किसके चलते? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इफेक्ट के चलते। आगे आप चल के पढ़िएगा, क्वेश्चंस में ये दिखेगा जो कैपेसिटेंस इफेक्ट क्या होता है जब हम लोग नॉमिनल टी और नॉमिनल पाई मेथड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड और लंप तरीके से लेते हैं। तो ये सब चीज़ों के चलते ज़्यादा ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो हमको ज़्यादा उसमें कॉपर का रिक्वायरमेंट पड़ता है सेम पावर ट्रांसमिशन के लिए। तो एसी लाइन को ज़्यादा कॉपर चाहिए होता है डीसी लाइन के मुकाबले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 3-phase 4-wire केबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर इज। अब न्यूट्रल कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, तो क्या होता है, हाफ द फेस कंडक्टर, यानी कि फेस कंडक्टर का जो एरिया होता है उससे हाफ चाहिए होता है 3-phase 4-wire केबल में। यानी कि 3 फेज में हम लोग तीनों फेज लेते हैं, आर वाई बी, और जो हमारा न्यूट्रल कंडक्टर होता है वो एन होता है। तो इसका जो थिकनेस होता है वो इसके मुकाबले हाफ होता है, ठीक है। ये जनरली हम लोग 3-phase 4-wire केबल जो हम लोग सिस्टम होता है वो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे चल के हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में देखेंगे कि प्राइमरी से डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है। तो हमारे हाउस होल्ड में जो भी आता है आर वाई बी फेज और न्यूट्रल में आता है। तो इसमें कभी हाउस होल्ड में आपने पावर सप्लाई के बारे में सुना होगा, कभी आसपास में भी, कि इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूट्रल है वो ईच इंडिविजुअल फेज के साथ मिलकर एक सिंगल फेज देता है। तो एक हाउस होल्ड में अगर आर वाई बी फेज और एक न्यूट्रल आ रहा है, इसका मतलब है कि एक सेक्शन हम लोग एक आर और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा सेक्शन हम लोग वाई और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट सकते हैं सिंगल फेज सप्लाई, और तीसरा बी और न्यूट्रल हम लोग सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। आप वोल्टमीटर लेके भी चेक कीजिएगा तो इससे पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3-phase 4-wire सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन। तो अभी देखा हमने वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूट्रल और एक, तीनों में से आर बाई बी फेज में से एक फेज लेने से वो सिंगल फेज आता है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट लेवल ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज इन इंडिया इज। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ओल्ड डाटा से है। इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 400 केवी है, लेकिन अभी करंटली हम लोग 765 केवी ई एच वी ए सी सिस्टम यूज करते हैं और उससे हम लोग वैल्यू ट्रांसमिट करते हैं एसी वोल्टेज का। तो अभी राइट नाउ करंटली अगर आप 2025 में देखें तो 765 केवी हाईएस्ट वोल्टेज लेवल है। लेकिन ये पूरा ओल्ड डाटा है, ये तकरीबन 14 और 15 के टाइम का डाटा था, तो उस टाइम पे 400 केवी का यूज होता था। तो अभी आप 765 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया। स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या नहीं है? 33 केवी ट्रांसमिशन वोल्टेज है, 66 केवी ट्रांसमिशन वोल्टेज है और 220 केवी ट्रांसमिशन वोल्टेज है, लेकिन 99 केवी ट्रांसमिशन वोल्टेज नहीं है। देखिए ट्रांसमिशन वोल्टेज का रेंजेस क्या क्या होता है, देखिए 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, हमारे पास 220 केवी की भी लाइनें होती है, 400 केवी, 765 केवी जो हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो 99 केवी जो होता है वो स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है, ठीक है। जनरली इसमें इसमें जो हम लोग जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है जो हम लोग सब स्टेशन में देते हैं तो उसमें 33 केवी यूज किया जाता है। 220 केवी हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन जो लाइन में होता है उसमें यूज किया जाता है। तो इस तरह करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज लेवल को हम लोग यूज करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज में क्यों ट्रांसमिट किया जाता है? तो देखिए, टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस, ठीक है। कैसे ट्रांसमिशन लॉसेस मिनिमाइज होगा? देखिए आपको पता है कि हमारा जो फिक्स पावर अगर हम लोग ट्रांसमिट करें तो वो फॉर्मूला होता है V इंटू आई एल इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है। ये फाई होता है पावर फैक्टर, ठीक। अब हम लोग अगर हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करें तो ये वोल्टेज V का वैल्यू बढ़ेगा। अभी देखिए जो पावर है वो तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, एक ही कांस्टेंट वैल्यू पे उसको ट्रांसमिट करना होता है।
तो अगर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ गया तो इसमें करंट का वैल्यू घटेगा। अब करंट का वैल्यू घटेगा तो हमारा जो लॉसेस होता है, मेनली कॉपर लॉस होता है, वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। अब देखिए आई एल का वैल्यू घट जाएगा तो इसका मतलब है क्या कि पी एल का वैल्यू घट जाएगा, यानी लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन घट जाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग मिनिमाइज करने के लिए हाई वोल्टेज में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, हमारा कॉपर का जो सेविंग है वो बचेगा, क्योंकि कॉपर का जो वॉल्यूम है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के। तो अगर हम लोग का वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा वॉल्यूम ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, यानी कंडक्टर में जो लगने वाला मटेरियल है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब बी इसमें इस क्वेश्चन में सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरियाज ऑन अदर साइड ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन। अदर साइड ऑफ मेन ट्रांसमिशन लाइन को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है। अभी देखिए इसमें मैं आपको डिटेल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि हमारा मेन जनरेटिंग स्टेशन है, वो जनरली एक थर्मल पावर प्लांट होता है। ठीक है। या इनफैक्ट कोई भी पावर प्लांट हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी हो सकता है। जनरली हम थर्मल पावर प्लांट लेते हैं, इंडिया में मेजर इसी में होता है प्रोडक्शन। ठीक है। अब अभी देखिए वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम लोग स्टेप अप करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये 33 केवी पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग 220 केवी में ट्रांसमिट करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है। वहां से जो हमारा जो ट्रांसमिशन चालू होता है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है। दूर दूर तक, बहुत दूर तक ट्रांसमिशन लाइन फैले होते हैं, अलग अलग डिफाइंड है। जैसे कि 80 किलोमीटर के अंदर में रहा तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, 80 to 200 का के बीच में रहा तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है, 200 के अबव रहा तो वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है। तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन हमारा ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होता है। फिर ये हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हमको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 220 केवी टू 33 केवी एक हमारा ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन इसको बोलता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सब स्टेशन को ये फीड करता है। किसको करता है, सब स्टेशन को ये फीड करता है। ठीक है। तो एक ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये सब स्टेशन को फीड करता है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है। ठीक। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद फिर वो हमारा लोकल लेवल पे लोड जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। लोकल लेवल पे लोड जाता है, उसके पहले एक ट्रांसफार्मर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और हमारा जो फाइनली 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, ये हमारा हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमें जो कभी आप गांव में देखा होगा कि लोकल लेवल पे जो ट्रांसफार्मर होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे प्राइमरी लेवल पे होता है। ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जनरेटर से स्टेप अप हुआ, उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद स्टेप डाउन होकर सब स्टेशन पर गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। वहां से सब स्टेशन तक गया, सब स्टेशन के बाद वो जो हमारा लोकल फीडर तक गया उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और लोकल फीडर से फिर जो हाउस होल्ड में गया उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पिक्चर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर सर्टेन लेंथ विद फिक्स्ड पावर लॉस देन, तो फिक्स्ड पावर लॉस के साथ होगा तो क्या होगा, तो देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए द वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, नहीं बिल्कुल नहीं है सही। ठीक है। द वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इन दैट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड, नहीं ये भी नहीं है सही। हमारा क्या है, वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज एंड दैट ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा वेट है कंडक्टर का वो होता है 4p पावर ट्रांसमिशन स्क्वायर इंटू रो या रेजिस्टिविटी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव, ये होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव के। तो ये हमेशा याद रखिए, अगर वेट जो है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज स्क्वायर के और कॉस स्क्वायर फाइव के। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सही, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज इन द रेंज ऑफ, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी किस रेंज में होता है, तो 85% टू 95% के रेंज में होता है। क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव। अगर वी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आई का वैल्यू घट जाएगा, आई का वैल्यू घट जाएगा तो आई स्क्वायर आर जो कि हमारा पावर लॉस होता है उसका वैल्यू ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो इफिशियंसी हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, यानी कि पावर इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइड बाय पावर इनपुट। अब लॉसेस घट जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि डी बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by increasing the transmission voltage to double of its original value the same power can be dispatched keeping the line losses। तो लाइन लॉसेस क्या होगा, तो देखिए हम लोग को क्या कर रहा है, इसमें वोल्टेज के लेवल को डबल कर दिया है। तो ठीक, वोल्टेज के लेवल को डबल कर दिया तो इसका मतलब है क्या कि जो पावर लॉस है वो होता है क्या, आई स्क्वायर इंटू आर, मेनली हमारा कॉपर लॉस होता है,
अब आई जो है वोल्टेज को डबल करने से, पावर कांस्टेंट है वी आई कॉस फाई, तो वोल्टेज को डबल करने से आई क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा, इसका मतलब है क्या कि ये जो पावर लॉस टू है सेकंड केस में, वो पावर लॉस वन का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाई वोल्टेज लाइन विच फीड्स द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हाई वोल्टेज लाइन विच फीड्स द सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम एक बार और आपको बताते हैं, जनरेशन से जब आता है तो उसमें एक स्टेप अप होता है ट्रांसफॉर्मर से हाई वोल्टेज पे स्टेप अप करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के तो उसको ट्रांसमिट करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज से बहुत सारा एडवांटेज होता है, मैंने आपको डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर स्टेप डाउन करते हैं और यहाँ से हम करते हैं क्या, ये है हमारा ट्रांसमिशन लाइन में प्राइमरी ट्रांसमिशन, पीटी मैंने लिखा है। फिर ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन, कहाँ तक, सब स्टेशन तक। सब स्टेशन से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारे पास सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो सब स्टेशन से हमारा लोकल लोड सेंटर में गया, तो लोकल लोड सेंटर हुआ ये, तो ये हुआ हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर ये लोकल लोड सेंटर से जो हाउस होल्ड में जाता है, ये हुआ हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि सब स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट, तो क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, तो एडवांटेजेस क्या क्या है, तो एडवांटेजेस है हमारे, डीसी सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग लाइन के लिए इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, क्योंकि डीसी में क्या होता है, स्किन इफेक्ट नहीं होता, अभी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, कोरोना इफेक्ट नहीं होता है, तो पावर लॉसेस नेग्लेजिबल होते हैं। तो देखिए, हाँ, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सही है। और कोरोना लिमिट्स नेग्लेजिबल फॉर डीसी कंपेयर टू एसी सर्किट, ये भी सही है। तो इसका मतलब चार ऑप्शन सही है। तो देखिए क्या है, इकोनॉमिकल लॉन्ग लाइन के लिए क्या है, क्योंकि उसमें दो ही कंडक्टर यूज होता है, तो एक तो हमारा मटेरियल कॉस्ट बच गया। ठीक है, उसके बाद उसमें लॉसेस कम होता है, तो ये हमारा इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग लाइन। दूसरा इसकी स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, देखिए एक कंडक्टर में अगर एसी सप्लाई है वोल्टेज पे डाले हम, तो क्या होता है ना कि इसकी टेंडेंसी होती है कि जो करंट डेंसिटी होता है वो स्किन पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनसाइड। तो क्या होता है कि स्किन के नियर वाले सरफेस पे ज्यादा करंट डेंसिटी होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा इसमें हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, स्किन इफेक्ट। ठीक है, और स्किन इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी प्लस 25, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका लेकिन ये डीसी के सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट डीसी सिस्टम में, तो ये भी एडवांटेज है, और कोरोना लिमिट भी, ये भी एडवांटेज है। ठीक है, कोरोना में क्या होता है दोस्तों, कोरोना में क्या होता है, किसी एक पॉइंट चार्ज पे अगर हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज डालें तो उसके आसपास के जो एयर होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं और उसमें लेयर एक बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कोरोना लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी केस में यही होता है, क्योंकि हमारा कंडक्टर्स का लेंथ कम होता है, अगर हम लोग उसमें वोल्टेज बढ़ाते जाए तो वोल्टेज पर यूनिट जो इसका एरिया है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो आसपास के एयर को आयोनाइज करेगा, उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, तो एक तरह का लॉस है। तो वो एसी में होता है, डीसी में नहीं होता, तो ये सारा एडवांटेज है डीसी ट्रांसमिशन का एसी और ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसी ट्रांसमिशन सिस्टम द लोड करंट इज, अब लोड करंट क्या होता है, तो लोड करंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। कैसे, देखिए पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई इंटू कॉस फाइव। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोड करंट क्या हो जाएगा, वो होता है पी डिवाइडेड बाय वी इंटू कॉस फाइव। अब ये पावर फैक्टर कॉस फाइव इनवर्स में है यहाँ पर, तो इसका मतलब है क्या कि लोड करंट जो है कॉस फाइव के इनवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई डीसी वोल्टेज विदाउट एनी कम्यूटेशन प्रॉब्लम, नहीं तो उसमें कम्यूटेशन प्रॉब्लम आता है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज यूज्ड इन प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन में कौन सा वोल्टेज लेवल यूज होता है, तो 132 kV यूज होता है। ठीक है, जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी कंसिडर्ड फॉर द ओवरहेड अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो क्या कंसिडर करना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट है वोल्टेज द कंज्यूमर प्रेमिसेस मस्ट बी मेंटेन विद इन 4 प्लस और प्लस 6% ऑफ डिक्लेयर वोल्टेज, यानी कि मान लीजिए कि हमें 415 वोल्ट मिलना है, तो इसका 4% प्लस माइनस, यानी इसका 4% ज्यादा हो सकता है, 4% कम हो सकता है, तो ये रेंज 4 to 6% ले आता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। तो ट्रांसमिशन कॉस्ट शुड बी अनड्यूली एक्सेसिव, नहीं, ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होना चाहिए। हम जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं रिगार्डिंग टू पावर ट्रांसमिशन, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। आज के डिस्कॉम या आज के जो भी ट्रांसमिशन लाइन की में उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है ट्रांसमिशन कॉस्ट को कम करना, तो ये अनड्यूली एक्सेसिव ये तो नहीं होना चाहिए, तो इसमें बी स्टेटमेंट गलत होगा, इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं, इंसुलेशन रेशियो ऑफ द होल सिस्टम शुड बी वेरी हाई, बिल्कुल सही।
द लॉसेज ऑफ पावर सिस्टम इटसेल्फ शुड बी स्मॉल परसेंटेज, अबाउट 10% पावर ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही, लॉसेज जो है बहुत कम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट एसी ट्रांसमिशन वोल्टेज यूज्ड इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो मैंने आपको बताया 765 केवी EHV एसी लाइन का यूज करते हैं हम लोग। द ट्रांसमिशन लाइन फीडिंग पावर ऑन आइदर साइड ऑफ अ मेन ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड, आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन लाइन उसको फीड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर यहाँ तक का जो ट्रांसमिशन है और ट्रांसमिशन लाइन के इधर में जो ट्रांसमिशन है इसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिशन लाइन विच फीड डिफरेंट सब स्टेशन रिप्रेजेंट, जो ट्रांसमिशन लाइन जो अलग अलग सब स्टेशन को फीड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रांसमिशन, जो कि सब स्टेशन को फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज रिक्वायर्स मोर, ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज क्या रिक्वायर करता है? तो वो रिक्वायर करता है मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, बिल्कुल सही, क्योंकि हाई सर्किट ब्रेकर, हाई रेटिंग सर्किट ब्रेकर, हाई रेटिंग के रिलेस लगते हैं उसमें, तो मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन उसका और भी क्रिटिकल होता है। फास्टर कंट्रोल्स ऑफ मिनिमाइजिंग आर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए होता है क्या ना, मैंने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में इस चैनल में आगे बताया है, पिछले भी वीडियोस बनाया है, उसमें आर्किंग के बारे में मैंने बताया। देखिए आर्किंग क्या होता है कि कोई भी सर्किट ब्रेकर जब क्लोज होता है तो उसमें आर्क डेवलप होता है, ठीक है। तो उसको क्विंच करने के डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। एक होता है एसीबी जिसे एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि क्विंचिंग मैकेनिज्म आर्क होता है, आर्क जो जनरेट होता है। एक होता है वीसीबी, यानी इसमें क्विंचिंग मैकेनिज्म वैक्यूम का होता है, वो होता है। एक होता है एमओसीबी मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसमें क्विंचिंग मैकेनिज्म ऑयल होता है। तो एज पर क्वेंचिंग मैकेनिज्म जो कॉन्टैक्ट होता है वो जो ब्रेकर का टाइप है वो डिसाइड होता है। तो हमारा जो आर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट जब टूटता है, यानी कि सपोज कि कुछ फॉल्ट आया तो ये और ये कॉन्टैक्ट हटना चाहिए आपस में ताकि पावर एब्रप्ट हो सके। तो एब्रप्ट होने पर जो आर्क डेवलप होता है उसको क्विंच करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उसके बेसिस पे सर्किट ब्रेकर का कैरेक्टर डिसाइड होता है, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, होना चाहिए कि जो आर्क का जो क्वेंचिंग है ना वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये फास्टर कंट्रोल ऑफ मिनिमाइजिंग द आर्किंग कॉन्टैक्ट, ये हमारे लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है इसका। लार्जर कंट्रोल्स ऑफ मिनिमाइजिंग द आर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये भी सही है। इसका मतलब कि इसमें डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 20 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 kV सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर, 66 kV किसके लिए सुटेबल होता है? तो सुटेबल होता है 60 किलोमीटर। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको केवी निकालना है तो वो होता है 5.5 अंडर रूट किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1.6 प्लस केवीए में रेटिंग डिवाइडेड बाय 150। इस फॉर्मूला से अगर आप रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना केवी का रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से ये 60 किलोमीटर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के विद रिस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन इंसुलेशन इज लेस इन केस ऑफ डीसी सिस्टम, बिल्कुल सही, स्किन इफेक्ट नहीं होता, कोरोना इफेक्ट नहीं होता। इन केस ऑफ एन एसी सिस्टम फॉर सेम वर्किंग वोल्टेज, बिल्कुल सही है। देयर इज नो स्किन इफेक्ट इन ट्रांसमिशन लाइन डीसी सिस्टम, बिल्कुल सही है। इट हैज लेस कोरोना लेस एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट से इंटरफेरेंस नहीं होता डीसी सिस्टम में, तो ये भी सही है, यानी कि बी स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज्ड इन द सेकेंडरी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या यूज होता है? तो जनरली हम लोग 33 kV 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन मेरा क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के बाद जो ट्रांसफार्मर आएगा उससे लेकर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक में जो लाइन होता है उसको हम लोग सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड, हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का क्या हो जाएगा? उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जनरेटिंग पॉइंट से ये हाईएस्ट वोल्टेज यहाँ पर आया और वो हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन तक में जो गया उसके बीच के लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। इफ वोल्टेज इज इंक्रीज बाय n टाइम्स द साइज ऑफ द कंडक्टर वुड, देखिए हमने आपको बताया था पहले ही कि जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होता है उस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर के। तो अब अगर वोल्टेज यानी v है, अब उसको हम लोग n टाइम्स इंक्रीज कर दिए तो साइज ऑफ द कंडक्टर यानी वॉल्यूम जो है वो 1/n स्क्वायर हो जाएगा। तो साइज और वॉल्यूम एक ही होता है, इसका मतलब है क्या कि रिड्यूस्ड बाय 1/n स्क्वायर टाइम, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह के मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास लाता रहूंगा। नेक्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक धन्यवाद।